आज पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज ने रिलीफ हासिल करने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस को आइन के आर्टिकल 183 के तहत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अहम बात यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने यह दरख्वास्त खुद ड्राफ्ट की और दरख्वास्त दायर करने वो खुद रजिस्ट्रार ऑफिस गए। साथ ही जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सदर को खत लिखने पर वकील शहजाद भट्ट के रेफरेंस को भी अपनी दरख्वास्त में चैलेंज किया है। उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि उनके खिलाफ रेफरेंसेस को बदनीयती पर मबनी करार दिया जाए। साथ ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इन कैमरा समाअत को इस केस के पस मंजर में गैर कानूनी और बुनियादी हुकूक के मुनाफी करार दिया जाए और जब तक इस पटिशन पर फैसला नहीं हो जाता तब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को रोक दिया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी दरख्वास्त में 13 फरीक शामिल किए हैं, जिसमें सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, वजीर कानून फरूक नसीम, वफाकी हुकूमत, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर और मुख्तलिफ बार को बतौर फरीक शामिल किया गया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सदर को खत लिखने के हवाले से भी अपनी दरख्वास्त में वजाहत की। जस्टिस फाइज ईसा ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैंने चीफ जस्टिस से मुलाकात की और रेफरेंस की कॉपी हासिल करने की दरख्वास्त की, जो मंजूर नहीं हुई। जिसके बाद रेफरेंस की कॉपी हासिल करने के लिए मैंने सदर को खत लिखने का इरादा किया, मगर इससे पहले मैंने चीफ जस्टिस को इस हवाले से आगाह कर दिया था और पूछा था कि बराह रास्त खत लिखूं या फिर रजिस्ट्रार के जरिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने मुझे जवाब दिया कि मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं लिखा, ये आप पर है कि आप इसको कैसे भेजते हैं। साथ ही जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी दरख्वास्त में रेफरेंसेस को बदनीयती पर मबनी करार दिया और सुप्रीम कोर्ट के सामने 55 सवाल रखे। साथ ही जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने खिलाफ दोनों रेफरेंसेस पर अपनी दरख्वास्त में 79 नकात पर मबनी हकाइक और ग्राउंड्स शामिल किए हैं, जिसमें कई कानूनी सवालात उठाए गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत के लिए ये ज़रूरी था कि वह सदारती रेफरेंस को खुफिया रखते, मगर इसके खिलाफ जाकर हुकूमत के मुलाजमीन, उनके तर्जुमान और वज़रा ने रेफरेंस दायर करने की मालूमात जाहिर कर दी और रेफरेंस का मतन अखबारों में शाया और टीवी पर नशर हुआ। पैमरा ने दूसरी तरफ देखते हुए मुझ पर हुकूमती हमले को सहूलत दी और यह सब कुछ उस वक्त हुआ जब मुझे रेफरेंस की नकल तक मुहैया नहीं की गई थी। हुकूमत की तरफ से गैर कानूनी तौर पर मालूमात जाहिर करने से मेरी किरदार कशी हुई। अवाम हता के मेरे ख़ानदान के लोग ये सोचते रहे कि मैं इन इल्ज़ामात को रद्द क्यों नहीं कर रहा। मेरी खामोशी का तासुर ये लिया गया कि मैंने ये इल्ज़ामात कबूल कर लिए हैं। इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके मुझे और मेरे ख़ानदान को शदीद ज़हनी तनाव में डाला गया। हुकूमती टीम ने ये उम्मीद लगा रखी थी कि जो हालात उन्होंने पैदा किए, इससे मजबूर होकर मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। जैसे काजी फाइज ईसा ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदारती रेफरेंस में मुझ पर इल्ज़ाम लगाया गया कि मेरी अहलिया और बच्चों के नाम पर 3 जायदादों को मेरी वेल्थ स्टेटमेंट में जाहिर करना चाहिए था, चाहे कमिश्नर ने मुझे नोटिस जारी ही ना किया हो। यानी ये बात तस्लीम की गई कि कमिश्नर ने मुझे कोई नोटिस नहीं भेजा, लेकिन चले ये तसव्वुर भी कर लिया जाए कि कमिश्नर का नोटिस जारी करना ज़रूरी नहीं था, तब भी ये इल्ज़ामात काबिल तायीद नहीं हैं। इन इल्ज़ामात को काबिल तायीद होने के लिए मेरी अहलिया और मेरे बच्चों को मेरा डिपेंडेंट होना ज़रूरी है। मेरी अहलिया मेरी डिपेंडेंट नहीं है, मेरे बच्चे कम उम्र नहीं हैं, ना ही मेरे डिपेंडेंट हैं और ना ही वो उस वक्त कम उम्र और मेरे डिपेंडेंट थे जब ये जायदादें खरीदी गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं अपनी अहलिया और अपने बालिग बच्चों का जवाबदेह नहीं हूँ और ना ही इनसे मुतालिका मालूमात जाहिर करने की मुझ पर कोई पाबंदी है। हुकूमती टीम ने आधे सच के जरिए मेरी और मेरे ख़ानदान की ज़िंदगी को जहन्नुम बनाकर रख दिया है। हुकूमती टीम ने जानबूझकर और बिना किसी इख्तियार के मेरे ख़ानदान की प्राइवेसी पर हमला किया और प्राइवेसी एक ऐसा हक है जो आइन के तहत बुनियादी हुकूक के तौर पर शामिल है। इन हालात को देखते हुए मैं मजबूर हूँ कि अपने बच्चों और अहलिया से मुतालिक कुछ नाकाबिले तरदीद हक़ाइक़ ज़ाहिर कर दूँ। जैसे काजी फाइज ईसा ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शादी से पहले मेरी अहलिया कराची अमेरिकन स्कूल में टीचर के तौर पर काम करती थी और शादी के बाद भी दहाइयों तक वो वहाँ काम करती रहीं। मेरी अहलिया अपनी मुलाजमत के पूरे अरसे के दौरान इनकम टैक्स रिटर्न्स और जो पेड इनकम टैक्स फाइल करती रही हैं। मेरी अहलिया की मिल्कियत में सिंध और बलूचिस्तान की सैकड़ों एकड़ ज़रई ज़मीन है जो उनके नाम पर है। रेफरेंस में इल्ज़ाम लगाया गया कि मेरी अहलिया मेरी डिपेंडेंट हैं। जब मैंने इनसे इस मामले पर 28 जून 2019 को अपना जवाब जमा कराया तो मेरे जवाब पर प्रोसिक्यूटर ने रीजॉइंडर जमा करा दिया
और ये रीज्वाइंडर काउंसिल की इजाज़त के बगैर जमा करवा दिया गया, जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। मेरे जवाब के जवाब में एक यू टर्न लिया गया और फिर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि मेरी अहलिया ने अपनी ज़रई ज़मीनें ज़ाहिर नहीं की। जिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये एक आईनी मामला है कि वफाक का ज़राअत की आमदनी पर कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, इसलिए इनकम टैक्स की अदायगी हो ही नहीं सकती। जिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये पहली मरतबा था कि जब सदारती रेफरेंस पर मेरे जवाब के जवाब में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मेरी अहलिया ने 3 जायदादों को अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में जाहिर नहीं किया, यानी आर्टिकल 209 के तहत एक सदारती रेफरेंस मेरे खिलाफ दायर किया गया और फिर इस रेफरेंस को मेरी अहलिया के लिए इनकम टैक्स नोटिस में बदल दिया गया। ये बात साफ जाहिर है कि मेरी अहलिया जज नहीं है और इंतहाई एहतराम के साथ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरे का इतलाक मेरी अहलिया पर नहीं होता। मुझे मेरी अहलिया ने अख्तियार नहीं दिया कि मैं उनकी जगह कोई बयान दूँ। मेरी अहलिया एक पढ़ी लिखी शख्सियत है, उनके पास लंदन यूनिवर्सिटी की डिग्री है, वो बर्मिंघम की यूनिवर्सिटी की स्पेशलाइजेशन की हुई है और वो अपने मामलात खुद देखती हैं। साथ ही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने बेटे और बेटी की मालूमात, उनकी तालीम की तफसीलात भी बताई हैं और ये बताया कि मुतालिका जायदादों की ख़रीदारी के वक्त वो सेटल्ड थे और उन्होंने इन जायदादों में रिहाइश भी इख्तियार की है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि डोगर नामी शख्स की शिकायत पर एसिड रिकवरी यूनिट ने इस मामले की मज़ीद छानबीन की। डोगर नामी शख्स ने 10 अप्रैल 2019 को चेयरमैन एसिड रिकवरी यूनिट को लिखे खत में खुद को तहकीकाती सहाफ़ी और कानून का पाबंद शहरी बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कहाँ काम करते हैं और अपने घर और दफ्तर का पता भी जाहिर नहीं किया, ना टेलीफोन नंबर की मालूमात बताई और ना ही जायदादों से मुताल्लिक़ कोई तफसीलात बताई। इसके बावजूद शहजाद अकबर ने यह ज़रूरी समझा कि वो इस मामले में वज़ीर कानून से मुलाकात करें और फिर डोगर से मुलाकात करें। किसी तरह उन्होंने डोगर को तलाश भी कर लिया था। डोगर चाहता था कि उसके नाम को खुफिया रखा जाए। कानूनी सवाल ये उठता है कि डोगर खुद को जाहिर क्यों नहीं करना चाहता था। इन हालात को देखते हुए शिकायत कुरुंदा एक नामालूम शख्स था, जिसकी वजह से शिकायत को खारिज होना चाहिए था। ये शिकायत कुरुंदा किसी और के लिए एक प्रॉक्सी और फ्रंटमैन था और रेफरेंस को खारिज करने का ये एक ग्राउंड था। डोगर ने बताया कि वो एक तहकीकाती सहाफ़ी है, लेकिन अपने बारे में उसने कोई मालूमात नहीं दी सिवाय अपनी शनाख्ती कार्ड नंबर के, जिसे FBI में सर्च किया गया और वो एक्टिव टैक्स देने वालों की लिस्ट में भी शामिल नहीं थे। मिस्टर डोगर दीगर सहाफ़ियों से मुतालिक गलत स्टोरीज भी प्लांट कर चुके हैं, इस पर माफ़ी भी मांग चुके हैं। इसके बावजूद हुकूमत और अटॉर्नी जनरल की उनके लिए हिमायत दिलचस्प है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो ज़बान और अल्फाज गैर कानूनी तौर पर जमा करदा रिजॉइंडर में इस्तेमाल किए गए, मेरे खिलाफ वो हुकूमत और अटॉर्नी जनरल के बुग़्ज़ और बदनीयती को जाहिर करते हैं। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत और अटॉर्नी जनरल के मुताबिक मेरी जहनी हालत दुरुस्त नहीं है। मैं फोबियास का शिकार हूँ, फरेबी हूँ, खुद को निजात दहिंदा समझता हूँ। मुझसे बदनीयती और नफरत ने हुकूमत और अटॉर्नी जनरल को इस हकीकत से भी अंधा कर दिया कि मैं अभी भी सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ। साथ ही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक बार फिर वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम की तरफ से वुकला बॉडीज़ को रकम की तकसीम की टाइमिंग पर भी सवालात उठाए। अभी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की दरख्वास्त के चंद नकात थे जो मजमूई तौर पर 71 सफ़हात पर मबनी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कैसे देखेगी? क्या गुंजाइश बनती है कि एक तरफ मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चल रहा हो और सुप्रीम कोर्ट देख ले